हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमने देखा था कि किस तरीके से डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक तो टेबुलर प्रेजेंटेशन, वो देख लिया था। अब ये थर्ड टाइप है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में तीन तरीके के डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन डायग्राम या हिस्टोरियाग्राम, बार डायग्राम या पार चार्ट। देखते हैं ये सारे डायग्राम्स होते क्या हैं। यहाँ पे पहले आ जाता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एक रिप्रेजेंटेशन, अब इसमें तीन तरीके के डायग्राम आते हैं। एक होता है लाइन डायग्राम, एक होता है बार डायग्राम, और एक होता है पाई चार्ट। ये तीन तरीके के डायग्राम आते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे इसको। लाइन डायग्राम क्या होता है, तो ये लाइन डायग्राम में भी यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं। लाइन डायग्राम में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं लाइन डायग्राम। पहले तो जो सिंपल जो हम बनाएंगे, ओके। फिर यहाँ पे आएगा मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट। फिर एक और यहाँ पे आता है मल्टीपल एक्सेस चार्ट। ऐसे ये तीन तरीके के लाइन डायग्राम्स आते हैं। सबसे पहले सिंपल वाला, तो सपोज यहाँ पे एक डाटा है, यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सेल्स इन यूनिट, ठीक है, सेल्स इन यूनिट ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं सेल्स इन यूनिट ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। इसका ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये ईयर, यहाँ पे यूनिट, ठीक है। ऐसे टेबल है, ओके। तो यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000 कौन सा लेते हैं, 20 ले लेते हैं। 2020 में 500 यूनिट्स, ठीक है। 2021 में 1000, 2022 में यहाँ पे आ जाएगा, हो सकता है 1300 हुआ हो, ठीक है। 2023 में यहाँ पे हो सकता है हुआ हो 1700, ओके। इस तरीके से अगर जैसे यूनिट्स, अगर जैसे ऑरेंजेस के यूनिट्स यहाँ पे सेल हुए हैं, ठीक है, हर साल, तो अगर हमको लाइन चार्ट बनाना है तो ये किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक ये लेंगे, ये अपना ग्राफ का चार्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये तो पता ही होगा। यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे हम ईयर्स लेंगे, यहाँ पे ईयर्स लेंगे नहीं, वाई एक्सिस में लेंगे हम यूनिट, वाई एक्सिस में लेंगे हम यूनिट। तो यहाँ पे कितने कितने यूनिट्स है, यहाँ पे 500 है, और यहाँ पे फिर 1000। ये आप लोग पता होगा, अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है तो यहाँ पे स्केल बराबर रहता है। यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे 1500 ही लेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम 2000 ही लेंगे, ओके। ये स्केल बराबर रहता है, स्केल कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ईयर ले लेते हैं, 2020, 2021, 2022, और यहाँ पे ले लेते हैं 2023। तो अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे अपना ग्राफ, ठीक है। 2020 में कहाँ पे कितना था, 500, ठीक है। 2021 में कितना था, 1000। 2022 में कितना था, 2022 में था अपना 1300। तो ये 1000 और 1500 के बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा, ओके, वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। 2023 में कितना था, 1700, तो वो आएगा यहाँ पे कहीं पे इस तरफ, ठीक है। तो अगर हम ये तरफ से चार्ट बनाएंगे तो ये एक, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे ये 3, इस तरीके से हमारा लाइन डायग्राम बन रहा है, ओके, ठीक है। ये अपना सिंपल वाला है लाइन चार्ट,
ठीक है, ये अपना है सिंपल वाला लाइन चार्ट। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस में है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में है ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये लाइन चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक एग्जांपल भी देख लीजिए। एक्चुअल जो इमेज है, देखिए ये है अपना एक्चुअल इमेज। ठीक है, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून दिया हुआ है, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। तो अगर कुछ चीज़ हो यहाँ पे, ये किस चीज़ का डाटा है वो हमें नहीं पता, बस ये एक प्रकार से ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। मान लेते हैं सेल, मान लेते हैं कि जनवरी में 50 यूनिट सेल हुआ, फरवरी में 30 यूनिट सेल हुआ, फिर यहाँ पे मार्च में 40 यूनिट्स, फिर 30 यूनिट्स, फिर 20। तो ये इस तरीके से ये अपना लाइन ग्राफ बन गया है। ओके, ये अपना सिंपल लाइन चार्ट यहाँ पे इस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे दूसरा भी देखा। यहाँ पे दूसरा क्या देखा था, मल्टीपल लाइन चार्ट। ठीक है, यहाँ हमारे पास दूसरा था मल्टीपल लाइन चार्ट। अब यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, पहले हेडिंग लिख लेते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रूट्स का शॉप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ईयर और यहाँ पे यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स सेल्स, यहाँ पे किसका किसका, ऑरेंजेस, और ले लेते हैं यहाँ पे एप्पल। ओके, इस तरीके से हम दोनों का ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ईयर्स कितना आएगा, ईयर्स जो भी ले लेते हैं 2020, 21, यहाँ पे 22, यहाँ पे 23। ठीक है, ऐसे 4 साल ले लिए। यहाँ पे ले लिए अपन इस बार 1000, यहाँ पे ले लिए फिर 1200, फिर यहाँ पे ले लिए यहाँ पे 1800, फिर यहाँ पे आ गया अपना 2200, इस तरीके से। ठीक है, एप्पल में भी ऐसे ही कुछ ले लेते हैं। एप्पल में भी ले लेते हैं यहाँ पे 800, फिर यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे ले लेंगे 1600, फिर यहाँ पे भी कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2300। ठीक है, इस तरीके से हमने यूनिट सेल ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फ्रूट्स बिक रहे हैं। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे सिंगल फ्रूट्स बिक रहे थे, यहाँ पे क्या है, 2 फ्रूट्स बिक रहे हैं। तो अब हमको लाइन चार्ट बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं लाइन चार्ट बनाने। यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ले लेते हैं स्केल 500 का, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। ठीक है, 500 का स्केल से ले लेते हैं, 500, 1000, फिर यहाँ पे 1500, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2000, और यहाँ पे आ जाएगा 2500। ठीक है, ओके। यहाँ पे अपने पास है 2020, 2021, फिर यहाँ पे आ गया 2022, और यहाँ पे आ जाएगा 2023। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कलर्स में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास और कोई कलर है क्या, यहाँ पे है, तो ये ऑरेंज के लिए हम ये ऑरेंज कलर से बना देते हैं। ठीक है, ऑरेंज के लिए हम यहाँ पे ऑरेंज कलर से बना देते हैं। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ प्लॉट करना था, ऑरेंज में 1000, फिर 1200, फिर 1800, और फिर 2200। ठीक है, तो यहाँ पे 2020 में कहाँ पे है, यहाँ पे 1000। ओके, ठीक है, यहाँ पे है अपना 1000। फिर यहाँ पे 2021 में कितना है, यहाँ पे अपने पास 2021 में डाटा है 1200 यूनिट्स। 2021 में है, यहाँ पे आएगा कहीं पे, यहाँ पे आ जाएगा 1200 यूनिट्स। ठीक है, ये कहीं पे बीच में यहाँ कहीं आ रहा है। ओके, एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता, कुछ ऊपर नीचे होगा ही। फिर आएगा 1800 और 2200। यहाँ 2022 में फिर है 1800, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा हमारा 1800, और फिर उसके बाद फिर 2200, तो यहाँ पे कहीं अपना आ गया 2200 यूनिट्स। ठीक है, सो ये वाला किस तरीके से चार्ट बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा हमारा ऑरेंजेस का चार्ट, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये अपना बन गया ऑरेंजेस का चार्ट। ठीक है, ओके, ऑरेंज कलर का है तो ये ऑरेंजेस। ओके, अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं। अब ये रेड कलर से बनाते हैं एप्पल। ओके,
तो अब यहाँ पे एप्पल का चार्ट कैसे 800, 1000, 1600 और 2300। यहाँ पे पहला वाला 800, तो इस बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है 800। दूसरा वाला है 1000, तो 1000 अपना यहाँ पे कहीं पे, ओके। दूसरा वाला है 800, 1000। फिर तीसरा है 1600, तो 1600 यहाँ पे कहीं पे, ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाएगा 1600। और उसके बाद है 2300, तो ये 2200 के यहाँ पे कहीं ऊपर में 2300, ओके। ये इस तरीके से आ गया। तो ये है हमारा ये एप्पल का चार्ट, ओके। तो ये जो अपना जो ऐसे जो चार्ट बन रहा है, जैसे क्या है अपने हमने यहाँ पे 2 लाइंस बना दिए, तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीपल लाइन चार्ट, ओके। तो यहाँ पे रेड है हमारे पास एप्पल, ठीक है, रेड है हमारे पास एप्पल, और हमारे पास है यहाँ पे ऑरेंज कलर है, यहाँ पे अपने पास है ऑरेंज में है ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंज में ही ऑरेंजेस होता है, लेकिन हमने यहाँ पे डायग्राम में भी ऑरेंज में ऑरेंजेस बनाया है, ठीक है, ऑरेंज में है ऑरेंजेस, ओके। तो ये अपना आ गया, इस तरीके से आता है अपना मल्टीपल लाइन चार्ट। जब मल्टीपल लाइन चार्ट आए मतलब उसमें 2 लाइन बनेंगे एक हिसाब से, समझ गए आप। जो 2 लाइन या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम और कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये अपना आ गया मल्टीपल लाइन चार्ट, ठीक है। मल्टीपल लाइन चार्ट से समझ में आ रहा है 2 या 2 से ज़्यादा लाइन, ओके, उसी को ही बोला जाता है मल्टीपल लाइन चार्ट। अब यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअल बेसिस में मल्टीपल लाइन चार्ट का कोई एग्जाम्पल होगा क्या। यहाँ पे है अपने पास ये देखिए, ये अपने पास है मल्टीपल लाइन चार्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखिए, ये अलग अलग लाइन बन रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसा आएगा हमारे पास मल्टीपल लाइन चार्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास ये ऐसा तरीके से आ सकता है मल्टीपल लाइन चार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं और एक जो थर्ड एग्जांपल जो हमने देखा था मल्टीपल एक्सिस चार्ट का। यहाँ पे मल्टीपल एक्सिस चार्ट थर्ड वाला आ जाता है, मल्टीपल एक्सिस चार्ट थर्ड ये आ जाता है। मल्टीपल एक्सिस चार्ट में क्या होगा, यहाँ पे सपोज हमने जैसे ऑरेंजेस का ही एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे फिर से ईयर्स, यहाँ पे 2020, फिर यहाँ पे 2021, 2022 और ये 2023। यहाँ पे आ जाएगा सेल्स इन यूनिट, ठीक है, सेल्स इन यूनिट। यहाँ पे कितना था 1000, फिर यहाँ पे 1200, फिर यहाँ पे 1800, फिर यहाँ पे 2200, इस तरीके से था। अब यहाँ पे आ जाएगा सेल्स इन रुपीस, रुपीस में कितना है, तो सपोज यहाँ पे है 2000, यहाँ पे अपने पास 2500, यहाँ पे अपने पास है 3500, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4400, ओके। कुछ भी ले लेते हैं फिगर, ठीक है। फिगर यहाँ पे अब आप लोग नापने मत जाइएगा कि एक सेब एक संतरा कितने का पड़ रहा है, एक ऑरेंज कितने का पड़ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप उसमें मत जाइएगा, ठीक है, सेल्स ऑफ ऑरेंजेस है। तो अब जैसे ऐसा टाइप का कोई डाटा आ जाता है और इसको हमको प्लॉट करना है लाइन ग्राफ में, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे अब हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये अलग अलग लाइन से एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ जाएगा रेड कलर से बना लेते हैं। ये नीचे का एक्स एक्सिस सेम रहेगा, नीचे का एक्स एक्सिस में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज आ सकता है, यहाँ पे 2 एक्सिस बन सकते हैं, ओके। तो एक ये एक्सिस बन गया जहाँ पे हम ये यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है, ये वाई यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पे यूनिट्स में ये 500, फिर ये 1000, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1500, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2000,
और यहाँ पे आ जाएगा 2500, ठीक है। अब एक दूसरा लाइन रुपीस के लिए, ठीक है। रुपीस के लिए ये एक एक्सेस यहाँ पे और बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक एक्सेस और बनेगा रुपीस के लिए। थोड़ा सा इसको दूर में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक एक्सेस हमारे लिए पास ये रुपीस के लिए और बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रुपीस का देख लेते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, तो उस हिसाब से स्केल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1000 का स्केल ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास ग्राफ थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 2000, यहाँ पे आ जाएगा 3000 और यहाँ पे आ जा रहा है 4000, ठीक है। इस तरीके से हमने ये स्केल बना लिया है, ओके। यहाँ पे ये इसी लाइन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने क्या है, ये लाइन जो बड़ा जो दिख रहा है यहाँ आगे पीछे, ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। हमने तो बस यहाँ एग्जांपल लेने के लिए बना लिया है। तो अब यहाँ पे रुपीस का प्लॉट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रुपीस का ही प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एक सेकेंड, पहले मैं ईयर्स लिख लूँ। यहाँ पे ईयर्स है 2020, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 23, ठीक है। ये है अपना ईयर्स, यहाँ पे आएगा अपने पास ईयर्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। पहले किसका प्लॉट करें, किसी का भी कर लेते हैं। पहले अपन क्वांटिटी का ही कर लेते हैं। क्वांटिटी कितना था अपने पास, 1000, 1200, 1800 और 2200। तो पहला ये 1000 यूनिट, ठीक है, 1000, फिर यहाँ पे 1200, 1200 इस बीच में कहीं पे, ठीक है, 1200 यहाँ पे कहीं पे, फिर 1012, फिर यहाँ पे 1800, फिर यहाँ पे 1800, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2200, ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से हमारा प्लॉट होगा। ये हमारा इस तरीके से प्लॉट हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे रुपीस का ले लेते हैं। यहाँ पे रुपीस कितना था, यहाँ पे कितनी कमाई हो रही थी, 2000, फिर 2500, 3500, 4400। यहाँ पे पहला 2000, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये 2000 आएगा, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 2500, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 2500। फिर उसके बाद आएगा अपने पास कितना था, उसके बाद 3500 था, तो ये इस बीच पे कहीं पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा कहीं 3500, 4400 यहाँ पे कहीं ऊपर में कहीं पे होगा, ठीक है। ये आ गया 4400, ओके। तो ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ओके। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये प्लॉट हो रहा है, ओके। ये आ गया अपना मल्टीपल एक्सिस चार्ट, ओके। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एक्सिस चार्ट। यहाँ पे 2 एक्सिस है, ओके। उस हिसाब से हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है। यहाँ पे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे है क्या मल्टीपल एक्सिस चार्ट का, यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए, ये है मल्टीपल एक्सिस चार्ट। आप देख सकते हैं मल्टीपल वैल्यू एक्सिस है। यहाँ पे 140, 120, 130, 110 और यहाँ पे ये लाइन था, उस हिसाब से यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ठीक है। एक रेड लाइन है, एक येलो लाइन है, यहाँ पे उस तरीके से ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये उसी तरीके का हमने भी वहाँ चार्ट बनाया है, ठीक है। हमारा वहाँ ऊपर नीचे नहीं है, हमारे वहाँ सारे वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है, ओके। सो ये अपना एक आ गया मल्टीपल यहाँ पे एक्सेस चार्ट। हमने 3 तरीके के देख लिए। अब यहाँ पे लाइन चार्ट में सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, कलर ब्लैक, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे मेरी इनकम थी, सपोज यहाँ पे इनकम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे है मेरी इनकम, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे जो सेल्स किया था, है ना, मैं यहाँ पे सेल्स कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का, फ्रूट्स का, ठीक है। अब ये 2020 का साल था, आ गया कोरोना, कोरोना आ गया, मेरी इनकम कुछ नहीं हुई, मेरी इनकम हुई 200 रुपये साल का, ठीक है, 200 रुपीज़ ओनली, ठीक है।
फिर आ गया 2021, 2021 में थोड़ा 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 बढ़ने लगा, तो अचानक से मेरा आगे बढ़ा, तो मेरा यहाँ पे बढ़ बढ़ के ये हो गया 20,000, ठीक है, 20,000 रुपीज़ हो गया। फिर 2022 और एकदम से बूस्टअप हुआ, यहाँ पे बूस्टअप होते होते हो गया मैं 20 लैक्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से एकदम से बूस्टअप हो गया 2023 में, मैं आ गया 20 CR में, काफ़ी ज़्यादा ही बूस्टअप हो गया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया मैं, ओके, एकदम से मैं अमीर हो गया सीधा से 20 करोड़, ठीक है। सब ऐसे ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? अब यहाँ पे ऐसे ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्लॉट करने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये आ जाएगा 2020, 21, फिर ये 22, फिर ये 23, ठीक है, ये अपना है ईयर्स। अब यहाँ पे हम क्या स्केल ले सकते हैं? हम तो एक ही तरीके का स्केल ले सकते हैं। सपोज अगर 200 का लिए तो यहाँ पे 200, फिर यहाँ पे 400, फिर ऐसे तरीके के ले सकते हैं। अगर हजार का भी हमने लिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 1000 लिया तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 2000, ऐसे तरीके का आएगा। तो यहाँ पे सपोज इसको प्लॉट करते हैं, पहली बार कितना कमाई था 200, ठीक है, दूसरे बार कितना कमाई था 20,000, तो 20,000 कहीं यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये 20,000 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, 20 लाख कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे और ऊपर, ठीक है, ग्राफ तोड़ के ही निकल जाएगा। सपोज अगर 20,000 में यहाँ नीचे भी ले लेता हूँ, ठीक है, 20 लाख कहाँ, यहाँ कहीं पे, और मेरा 20 करोड़ कहाँ, वो तो ग्राफ तोड़ के ही निकल जाएगा, वो तो ग्राफ में ही नहीं दिखेगा अपना 20 लाख 20 करोड़, ठीक है। अब हम ऐसे तरीके के ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं? ऐसे तरीके के ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? हम यहाँ पे ऐसे तरीके के ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका है टेक लॉग वैल्यूज, ओके, टेक लॉग वैल्यूज। हमने लॉगरिथम देखा था, ठीक है, लॉगरिथम में लॉग 100 भी आता था हमने पास 1, काफी छोटा आता था वैल्यू, ठीक है। अगर लॉग 100 और उसके बाद अगर हम लॉग 1000 ले लेते थे तो आ जाता था हमारे पास, सॉरी, लॉग 100 आता था अपने पास 2 और लॉग 1000 आ जाता था अपने पास 3, ठीक है, ये आ जाता था, ओके। तो अगर हम इस तरीके से अगर हम लॉग वैल्यूज ले लेंगे तो काफ़ी कम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अगर इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लॉग 20 लेता हूँ तो लॉग 20 मेरा कुछ वैल्यू आ जाएगा, आता है एक्चुअल में 1.3010। तो उस हिसाब से अगर मैं लॉग यहाँ पे 20,000 लूंगा, ठीक है, तो यहाँ 20,000 में मेरा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4.3010 आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर वहाँ पे फिर मैं लॉग अगर मैं 20 लाख ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 6.3010, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं 20 करोड़ का लॉग ले लेता हूँ तो मेरा वैसे ही कुछ वैल्यू आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 8.3010। तो इस तरीके के हम इसको फिर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा आ गया तो हम इसको फिर आसानी से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। सो अगर ऐसे तरीके के अगर अपने पास डाटा आते हैं, अगर अपने पास ऐसे तरीके के डाटा आते हैं तो इसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए अपने को लॉग वैल्यूज लेना है, ओके। लॉग वैल्यूज से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग को लाइन चार्ट समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे अपना सेकंड वाला है बार डायग्राम, ओके। सेकंड वाले में आते हैं बार डायग्राम। अब यहाँ पे बार डायग्राम में भी आ जाएगा एक तो सिंपल बार डायग्राम और एक यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल बार डायग्राम, ओके। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल बार डायग्राम। हम वही वो लाइन चार्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे पहला है यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम में, ठीक है। सिंपल बार डायग्राम में यहाँ पे ईयर्स, फिर यहाँ पे सेल्स इन यूनिट, सेल्स इन यूनिट। यहाँ पे और एक चीज आती है, यहाँ पे आता है ग्रुप्ड बार डायग्राम भी आता है। यहाँ पे एक चीज और आता है ग्रुप्ड बार डायग्राम, ये भी आ जाता है। तो इसको देखते हैं। सिंपल बार डायग्राम में सपोज यहाँ पे सेल्स इन यूनिट, यहाँ पे फिर से ले लेते हैं 2020, फिर यहाँ पे 2021, 2022, 2023, ठीक है। फिर से यहाँ पे कुछ भी यूनिट
यहाँ पे ले लिए 500, यहाँ पे ले लिए 700, यहाँ पे ले लिए 1000 और यहाँ पे ले लिए 1600। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके का जब आ जाता है फिगर तो इसको बार डायग्राम में कैसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे 500, फिर यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1500, फिर यहाँ पे आ जाता है 2000। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20, ये 21, फिर ये 22 और ये फिर 23। तो अगर ऐसे टाइप का बनाना है तो अब पहला क्या था, पहला में क्वांटिटी था अपना 500। ठीक है, सो 500 यहाँ पे आएगा, सो ये 20 में ये 500 इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये 20 में आ गया ये 500, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये अपना आ गया 500 यूनिट्स। ठीक है, अब दूसरे में आ जाएगा 700, तो 700 आएगा, 700 यहाँ पे कहीं पे बीच में। ठीक है, 500 से ऊपर यहाँ कहीं पे आ जाएगा 700। तो हमने इस तरीके से बना लिया ये 700। ओके, ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है 1000 यूनिट्स था, तो 1000 यूनिट्स यहाँ पे कहीं पे। ओके, ये आ गया हमारा 1000 यूनिट। ठीक है, अब आता है 1600 यूनिट्स, तो 1600 यूनिट्स यहाँ पे कहीं पे। तो ये अपना है, ये इस तरीके से आता है, ये अपना सिंपल बार डायग्राम बना सकते हैं अपन इस तरीके से। ओके, यहाँ पे अपन सिंपल बार डायग्राम बना सकते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे अपने पास होगा कोई फोटो, यहाँ पे है, ये देखिए, ये है सिंपल बार डायग्राम। देखिए, फेवरेट टाइप्स ऑफ मूवीज दिया हुआ है यहाँ पे, कितने लोग को कॉमेडी अच्छी लगती है, कितने लोग को एक्शन, कितने लोग को रोमांस, कितने लोग को ड्रामा और कितने लोग को साईफाई। तो इस तरीके से यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग को कॉमेडी अच्छी लगती है, 5 लोग को एक्शन अच्छा लगता है, 6 लोग को रोमांस अच्छा लगता है, ड्रामा एक ही जन को पसंद है। ओके, फिर उस तरीके से साईफाई का भी डाटा है। ठीक है, सो इस तरीके का जो भी हम डायग्राम बनाते हैं तो ये अपना आ जाता है यहाँ पे बार डायग्राम। ठीक है, इस तरीके का जो भी हम डायग्राम बनाएंगे तो ये अपना आ जाता है बार डायग्राम। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा तरीका का आते हैं ग्रुप्ड बार डायग्राम में। हम पहले ग्रुप्ड बार डायग्राम से पहले हम यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल है ना, MULTI है। ओके, पहले हम ले लेते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। तो यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम में एग्जांपल देख लेते हैं, वही ईयर्स, फिर यहाँ पे सेल्स इन यूनिट, सेल्स इन यूनिट, यहाँ पे एप्पल और ऑरेंजेस, इस तरीके का 2020, 2021, 2022 और 2023। ठीक है, यहाँ पे 500 यूनिट, यहाँ पे 800, यहाँ पे 600, यहाँ पे 1000, यहाँ पे आ जाएगा फिर 1200 और यहाँ पे ले लेते हैं 1500, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 2000 और यहाँ पे ले लेते हैं 1700। ठीक है, इस तरीके का ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे बनाते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। यहाँ पे ये आ गया एक्स और वाई एक्सिस, 2020, 2021, 2022 और 2023। ओके, यहाँ पे 2023 और यहाँ पे 500, 1000, 1000, यहाँ पे है 1500 और यहाँ पे है 2000। फिर से यहाँ पे लाइन वाइज एप्पल के लिए ये, अब यहाँ एप्पल की क्वांटिटी कितनी कितनी है, 500, 600, 1200 और 2000। पहले एप्पल का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 500। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 600, दूसरे में है 600। ठीक है, फिर यहाँ पे है तीसरे में है 1200 यूनिट, तो लगभग कहीं यहाँ पे कहीं पे क्या, यहाँ पे कहीं पे होगा। ओके, तो ये अपना आ गया 1200, फिर उसके बाद है अपने पास 2000। ठीक है, उसके बाद 2000 है, 2000 है उसके बाद, तो वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है,
यहाँ पे अपना आ गया 2000 यूनिट। ठीक है, ओके, ये आ गया अपने पास 2000 यूनिट। अब ले लेते हैं ऑरेंजेस का। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंजेस के लिए ऑरेंज कलर, ऑरेंजेस का कितना कितना क्वांटिटी दिया है, 800, 1000, फिर 1500, फिर 700, 1700, सॉरी, यहाँ पे 800 इस बीच पे कहीं पे। तो ये क्या है, ये इससे सिर्फ ऐसे लिए लाइन ऐसे टच होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन ऐसे ये टच होके आया, ये अपना ऑरेंज है। ठीक है, ओके, और ये अपना है एप्पल। यहाँ पे आ जाएगा 1000, तो 1000 यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ये आ गया अपना 1000। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना तीसरा क्या था, क्वांटिटी क्या लिए थे अपन, 1500 लिए थे। तो यहाँ तीसरा क्वांटिटी है 1500, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ओके, ये अपना है तीसरा क्वांटिटी 1500। ओके, फिर आता है अपना चौथा क्वांटिटी आता है 1700, तो 1700 इस बीच में कहीं पे यहाँ पे। तो ये अपना यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वैसे क्या है कलर थोड़ा सिमिलर ही दिख रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं जो सेकंड जो है अपने पास, ये सेकंड वाला है यहाँ पे ऑरेंजेस, और फर्स्ट वाला है अपने पास एप्पल। ओके, ज़्यादा है तो इसको हल्का सा यहाँ पे शेडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, दोनों अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये आएगा अपना पास, ये है अपने पास मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, ये आता है अपने पास मल्टीपल बार डायग्राम का एग्जांपल, मल्टीपल बार डायग्राम, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कोई एग्जांपल अपने पास है क्या। यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम का है, देखिए ये एग्जांपल है, ये 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये इस तरीके का है एग्जांपल। ओके, ये आ जाएगा अपना मल्टीपल बार डायग्राम वाला एग्जांपल। ओके, ठीक है, ये आ गया अपने पास मल्टीपल बार डायग्राम वाला एग्जांपल, ये आ गया मल्टीपल बार डायग्राम वाला एग्जांपल। ये तो दूसरा है, ये अपने पास है ग्रुप बार डायग्राम। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रुप बार डायग्राम, जो अभी हमने जो देखा वहाँ पे किस तरीके का वहाँ डायग्राम बना हुआ था। ओके, तो उसको देख लेते हैं। अब आते हैं ग्रुप्ड बार डायग्राम। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 10th में जो पास हुए हैं। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन क्लास 10th में पास हुए हैं टोटल 50 बच्चे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे सब अपने स्ट्रीम चुनते हैं, कोई साइंस, कोई कॉमर्स, कोई मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के कितने बच्चे आ रहे हैं, साइंस चुनने वाले आ रहे हैं यहाँ पे 15 बच्चे। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं मैथ चुनने वाले बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं अपने पास 23 बच्चे। ठीक है, और बाकी के हैं कॉमर्स वाले। ओके, आर्ट्स स्ट्रीम है ही नहीं यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम है ही नहीं, तो यहाँ पे 23 और 15 कितना हो गया अपने पास 38, बचे कितने 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स आएंगे हमारे पास कॉमर्स वाले। अब अगर हमको ऐसे में कोई बनाना है, यहाँ पे अगर हमको ऐसा में कोई चार्ट बनाना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये एग्जांपल में ये जो साइंस, मैथ्स और कॉमर्स हमने लिया है, ठीक है, इसको रब करके देखते हैं, यहाँ पे ईयर वाइज देख लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ईयर वाइज ले लेते हैं। ईयर है 2020, फिर है 2021, फिर है 2022, फिर आएगा 2023। ठीक है, यहाँ पे साइंस कितने हैं, यहाँ पे
फिर यहाँ पे कॉमर्स कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं मैथ्स कितने हैं। ठीक है, कितने कितने स्टूडेंट्स थे साइंस कॉमर्स और मैथ्स में, वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 50, यहाँ पे ले लेते हैं 40 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 55, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 6, यहाँ पे ले लेते हैं 40 और यहाँ पे ले लेते हैं 50, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 60। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं 55, यहाँ पे आ जाएंगे 35 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन, यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे 65 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे अपन फिर 50, यहाँ पे कुछ अलग फिगर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 45 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 60 और यहाँ पे ले लेते हैं 50। ओके, इस तरीके से हमने फिगर ले लिए। साइंस में इतने बच्चे, कॉमर्स में, मैथ्स में इतने बच्चे, साल इतना इतना। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम उसका। यहाँ पे 2020, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 22 और यहाँ पे हमारे पास आ गए यहाँ पे 23। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ले लिए अपने, यहाँ पे अपन ने ले लिया, यहाँ पे 20-20 का बना देते हैं 20, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे आ गया 60। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ 20-20 का स्केल ले लिया। ओके, अब हम यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे कितने कितने बच्चे थे, यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 50, 40 और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे हम पहले टोटल स्टूडेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे इसको टोटल स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं अपने पास, यहाँ पे अपने पास आ रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स 50 और 40, 90 और 55। 90 और 55 कितने आ रहे हैं अपने पास, 90 प्लस 55 आ रहे हैं। यहाँ पे 145, यहाँ पे है 145 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 50 प्लस 60 110 प्लस 40, यहाँ पे है 150। ओके, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 65 प्लस 35 100 और 55, यहाँ पे आ रहे हैं 155 स्टूडेंट्स और यहाँ पे आ रहे हैं 45, 60 और 50। तो यहाँ पे कितने आ गए, 60 प्लस 50 110 और प्लस 45, यहाँ पे भी आ रहे हैं अपने पास 155 स्टूडेंट्स। ओके, ये अपने पास टोटल स्टूडेंट्स क्यों लिए, ये अभी पता चल जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे अपने पास ये ग्राफ का स्केल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ का स्केल चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 100 और यहाँ पे ले लेंगे 150। इस तरीके से ग्राफ का स्केल ले लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाते हैं अपना चार्ट। तो सबसे पहले कौन से स्टूडेंट, साइंस के 50। ठीक है, साइंस के 50 तक के, साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे 50 तक। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास कौन से स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कॉमर्स के 40, तो 50 के ऊपर 40, तो यहाँ तक आएगा 90 तक। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगा 90 तक। ठीक है, फिर उसके बाद कितने आ रहे हैं हमारे पास, 55 स्टूडेंट्स मैथ्स के, तो 90 प्लस 55 कितने हैं, 145, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ओके, ये 150 से नीचे यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, अब फिर से अपन नेक्स्ट वाला 40, 50 और 60, तो यहाँ पे पहले 40 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पे 40 और 50 आ गए 90, तो 90 यहाँ पे कहीं पे बीच में। ठीक है, ये वाला यहाँ पे भी 90 स्टूडेंट्स थे क्या, यहाँ पे भी 90 स्टूडेंट्स थे, तो लगभग वो बराबर ही बन रहा है अपना इसी चार्ट का। ठीक है, ये आ गए 90 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद है अपने पास 60, 150, तो यहाँ पे ये ऊपर तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरफ तक जा रहा है, ये आ गए 150 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे फिर 55, 35 और 65, तो यहाँ पे 55 स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, एकदम बराबर नहीं होगा एक भी फिगर यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 55 प्लस 65, 55 प्लस 35 था क्या, 55 प्लस 35 था,
तो 55 प्लस 35 कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आ गया 90। ओके, घूम घाम के हम वहीं पे आ जा रहे हैं 90 तक ही कॉमर्स में। ओके, फिर उसके बाद प्लस 65 स्टूडेंट्स, तो 65 स्टूडेंट्स आएंगे 155 तक, तो ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सीधा बना लेते हैं, ये यहाँ पे कहीं पे आ गया। ओके, अब इसके बाद फिर से नया चार्ट, यहाँ पे 45, 60 और 50। तो यहाँ पे 45 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये आ गया 45, फिर यहाँ पे 60 और 50। तो 45 प्लस 60 कितना आएगा अपने पास, 45 प्लस 60 आएगा 105। इस बार ऊपर गए हम। ठीक है, यहाँ पे 105 यहाँ पे कहीं पे बीच में। ओके, और उसके बाद फिर और एक, फिर उसके बाद कितना है, यहाँ पे है 50। ठीक है, तो यहाँ पे 45 प्लस 60 105 प्लस 50, यहाँ पे आएगा 155 स्टूडेंट्स यहाँ तक, जो ये वाला जो चार्ट था। ठीक है, ओके, इसको कलर शेडिंग कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं कलर शेडिंग। तो ये रेड वाला, ओके, ये अपने पास आ गया, ये रेड वाला है नीचे का, इसको साइंस ले लेते हैं क्योंकि लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा खतरा इसी में है। ओके, तो यहाँ पे ये रेड शेडिंग आ गया। ओके, ठीक है, फिर अब दूसरा कलर यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू शेडिंग से कॉमर्स। ये आ गया हमारे पास ये ब्लू शेडिंग से कॉमर्स के स्टूडेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉमर्स के स्टूडेंट। ठीक है, अब उसके बाद ग्रीन शेड। ठीक है, ग्रीन शेड में मैथ्स के स्टूडेंट। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया मैथ्स के स्टूडेंट। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे अपने पास है ये रेड कलर में है, रेड में है अपने पास है साइंस के, रेड में है अपने पास साइंस के, और यहाँ पे है ब्लू में है अपने पास कॉमर्स, और यहाँ पे है ग्रीन में है अपने पास, यहाँ पे ग्रीन में है ये अपने पास मैथ्स के स्टूडेंट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 तरीके के आ गए। ठीक है, तो ये जो अपना जो चार्ट बन रहा है यहाँ पे 1 2 3, ये इस तरीके का जो चार्ट बन रहा है इसको बोला जाता है ग्रुप्ड बार डायग्राम। इसको बोला जाता है ग्रुप्ड बार डायग्राम। ओके, ये हमारा आ गया ग्रुप्ड बार डायग्राम। अपने वहाँ एग्जाम्पल में भी देख लिया था। ओके, वहाँ ग्रुप्ड बार डायग्राम का फोटो। ठीक है, तो यहाँ पे बार डायग्राम हमारा यहाँ खत्म होता है। अब यहाँ पे थर्ड हमारा था पाई चार्ट, थर्ड था हमारा पे पाई चार्ट। अब आप लोग पिज़्ज़ा खाते होंगे, पिज़्ज़ा खाते ही होंगे। ठीक है, पिज़्ज़ा में ऐसा रहता है और यहाँ पे इस तरीके का पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, इस तरीके के पार्ट्स रहते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है पाई। ओके, ये छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं इसको बोला जाता है पाई। तो जब इस तरीके का जब कोई चार्ट बनता है तो उसको बोला जाता है पाई चार्ट। ओके, तो अब इस तरीके का पाई चार्ट आप कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आगे जाके एक एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, सपोज एक ये फ्रूट्स का शॉप है। ठीक है, फ्रूट्स का शॉप ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मेरा साल में ईयरली मेरा इनकम हो गया है, यहाँ पे ईयरली इनकम हुआ है, यहाँ पे हो गया है 20 लैक्स। ठीक है, ईयरली इनकम हो गया 20 लैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ईयरली जो इनकम हुआ, तो अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे फ्रूट्स और यहाँ पे इनकम हुआ है अपने को, हर फ्रूट से कुछ ना कुछ इनकम हुआ है। यहाँ पे ऑरेंजेस से हुआ है अपने को 4 लैक्स का इनकम। ठीक है,
ऑरेंजेस से हुआ है 4 lakhs का इनकम, एप्पल से हुआ है 6 लाख का इनकम, ओके। ग्रेप्स से हुआ है अपने को 3 lakhs का इनकम, ठीक है। और अपने को हुआ है यहाँ पे फिर कितना हो गया, 6 4 10 और 3 13। और फिर यहाँ पे अपने को सबसे ज़्यादा इनकम हुआ है बनाना से, ठीक है। यहाँ पे अपने को बनाना से हुआ है 7 lakhs का इनकम, ओके। तो अपने को इस तरीके से यहाँ पे इनकम हुआ है। अब हमको पाई चार्ट बनाना है। तो इसका पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली पाई चार्ट बनाने का तरीका क्या होता है, ये जैसे ये सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल में पूरे एंगल्स कितने होंगे, ये पूरे जो एंगल्स होंगे वो होंगे 360 डिग्री के एंगल्स, ठीक है। ये पूरे जो एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री एंगल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इससे हम रेशियो निकाल के हम एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ले लेते हैं ये फ्रूट्स आ जाता है, यहाँ पे फ्रूट्स हमारे पास क्या क्या था, ऑरेंजेस, फिर यहाँ पे था एप्पल, फिर यहाँ पे था अपने पास थर्ड फ्रूट क्या था, ग्रेप्स, और फोर्थ फ्रूट था अपने पास बनाना, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसका एंगल निकालेंगे, ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे अपने को इनकम कितना हो रहा है, 4 लाख, 20 लाख में से 4 लाख इसमें हुआ, ठीक है। तो 20 में से 4, तो ये 4/4/20, ठीक है, इंटू ये 360 डिग्री, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे आएगा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। हमारे पास ये कैलकुलेटर हमने ले लिया, 360/20 इंटू 4, तो यहाँ पे आएगा 72 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इनकम इसमें कितना हुआ है, 6 lakhs का इनकम हुआ है। तो यहाँ पे 6/20 इंटू ये 360, तो यहाँ पे कितना का एंगल बनेगा अपना, यहाँ 18 इंटू 6, तो यहाँ पे बनेगा 108 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा एप्पल्स के लिए। फिर यहाँ पे आएगा 3 lakhs का इनकम था, तो 3 इंटू 20/60, तो यहाँ पे 18 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 54 डिग्री का एंगल बनेगा। और तीसरा क्या था, 7/20 इंटू 360, तो यहाँ पे 18 इंटू 7, यहाँ पे 126 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर आप लोग ये सब का टोटल करेंगे ये चारों का, तो देखना ये 360 आएगा, 126 प्लस 54 प्लस 108 प्लस 72, ये आ रहा है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम ये पाई चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे हम ये पाई चार्ट जैसे ही बनाने गए, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को आर्क बनाना पड़ता है उतने डिग्री का, ठीक है। वैसे अपने को डायग्राम बनाने का पूछेगा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चंस में अपने को डायग्राम नहीं पूछेगा, ठीक है। या तो हमको पाई चार्ट दिया हो सकता है, फिर वहां से अपने को क्वेश्चंस पूछेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे अलग अलग लेते हैं। यहाँ पे पहला हम ले लेते हैं एप्पल, ठीक है। एप्पल में अपने पास कितना डिग्री था, एप्पल में हमारे पास था 108 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे लगभग ऐसा टाइप से कुछ होगा, ये अपना आ गया, ये है एप्पल, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस को अलग से लेंगे, नहीं तो क्या है कंफ्यूजन हो जाता है कलर्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लेंगे, ग्रेप्स है ना, ठीक है। तो ग्रेप्स आता है ग्रीन कलर में, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रेप्स। ग्रेप्स कितना था, ग्रेप्स काफ़ी कम था अपने पास, ये 54 डिग्री ही था, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा ग्रेप्स, ओके। अब हम ले लेते हैं ऑरेंजेस। ऑरेंजेस अपने पास कितना है, यहाँ पे ऑरेंजेस ये एप्पल से कम ही था, ठीक है। यहाँ पे एप्पल का थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे आ सकता है ऑरेंजेस, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको यहाँ तक बना देते हैं, ठीक है। सो ये जो अपने ये जो हिस्सा है ये आ जाएगा अपना ऑरेंजेस का, ठीक है, ये जो पार्ट है। और ये जो बचा हुआ जो पार्ट है ये अपना आ सकता है बनाना, ओके। ये जो बचा हुआ जो पार्ट है ये अपना आ जाएगा बनाना का, ओके। ये है अपना बनाना, ओके। सो इस तरीके का हमारे यहाँ पे पाई चार्ट बनता है, ठीक है।
ये अपना आ गया बनाना, और बाकी सब आ गए ये अपने अलग अलग तरीके के फ्रूट्स। ठीक है, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस और बनाना, ये अपने 4 तरीके का आ गया पाई चार्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक पाई चार्ट का एग्जाम्पल भी होगा, यहाँ पे एक पाई चार्ट का एग्जाम्पल होगा। देखिए ये है पाई चार्ट का। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पाई चार्ट है इसमें कहाँ कहाँ की, इसमें ऑल ओवर इंडिया कितने कितने परसेंटेज लोग है, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वाइट पर्सन कितने, अफ्रीकन अमेरिकन कितने, अमेरिकन कितने, एशियन पैसिफिक लोग कितने हैं, तो उसका ये परसेंटेज बना के यहाँ पे पाई चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये शेडेड रीजन है। ओके, ठीक है, सो उस तरीके से ये पाई चार्ट बनाया हुआ। देखिए यहाँ पे परसेंटेज लिया 45.4, 35.7, 9.3, 0.4, तो यहाँ पे ये परसेंटेज लिया हुआ है। परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। ओके, परसेंटेज होता है 100%। तो हम भी अगर यहाँ पे परसेंटेज लेंगे तो आ जाएगा अपना 100% आना चाहिए। ओके, ये पूरा 100% में ही होगा। ओके, अगर हमको परसेंटेज लेना है तो 4/20 इंटू 100 करके अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स निकालने का मतलब क्या था कि पाई चार्ट किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये अपना आ गया पाई चार्ट। ये अपन पाई चार्ट भी यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आगे क्या टॉपिक दिया हुआ है, अपने 3 तरीके के हमने चार्ट्स देख लिए। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ओके, यही सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं किस तरीके का प्रोडक्शन है, क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आगे का टॉपिक, यहाँ पे हमको ये आगे का टॉपिक दिया हुआ है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, ये आप लोग देख सकते हैं पाई चार्ट। ठीक है, कस्टम्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, ये पाई चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये अपने पास आ गया पाई चार्ट रेवेन्यू के हिसाब से। अब हमारा आगे का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स में काम आता है। हमने देखा था डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है, जो अलग अलग वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वेट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, वेट्स ऑफ यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है 60 kg, फिर 70 kg, फिर 74 kg, फिर यहाँ पे फिर से 60 kg, फिर यहाँ पे आ जाएगा 55 kg, फिर 70 kg। ठीक है, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 74 kg, फिर आ जाता है 74 kg। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुए हैं अभी। ठीक है, और भी ले लेते हैं यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे 62, फिर यहाँ पे फिर से 60, फिर यहाँ पे 55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ पे फिर से 74, और यहाँ पे 13 14, फिर यहाँ पे ले लेते हैं सिर्फ 15 ही लेते हैं। ठीक है, ओके, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे लोअर वाला क्या है, सबसे लोअर है अपने पास 55 kg, सबसे हायर क्या है 74 kg। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन से अपने पास वेट्स आते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे वेट्स कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे वेट्स आ रहे हैं अपने पास, सबसे लोअर है यहाँ पे 55। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वेट क्या है अपने पास, उसके बाद है 55 के बाद है सीधा 60 है, उसके बीच में कोई नहीं है। ठीक है, 55, फिर यहाँ पे 60 kg, फिर उसके बाद अपन कौन सा वेट है आएगा यहाँ पे 60 के बाद है अपने पास 62 kg। ठीक है, फिर उसके बाद है अपने पास 62 kg। ओके, फिर है उसके बाद अपने पास है 62 के बाद है सीधा 70 kg और है 74 kg। ठीक है, उस बीच में कोई नहीं है। यहाँ पे 70 kg है और यहाँ पे है अपने पास 74 kg।
तो अगर हमको इसको काउंट करना है तो इसको काउंट करने के लिए हम बनाएंगे टैली मार्क्स के, टैली मार्क्स लेते हैं, ठीक है, ताकि उससे काउंट करने में आसानी हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो टैली मार्क्स से हम काउंट करेंगे, ओके। तो टैली मार्क्स से काउंट करते हैं तो 55 वाले कितने, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पे 55 वाले, यहाँ पे 55 वाले 1 और 2, ओके। 60 वाले यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, ठीक है। 60 वाले यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से, ठीक है। 62 वाले यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 है, 62 वाला है सिर्फ 1, ओके। 70 वाला 1 2, यहाँ पे एक और केजी था, यहाँ पे एक 72 भी है, ओके। यहाँ पे एक मिस हो गया, यहाँ पे 72 भी है, यहाँ पे 72 केजी, फिर है 74 केजी, ठीक है। तो अभी हमने 62 वाला देखा, अब हम 70 वाला देख रहे हैं। 70 वाला कितना है, 1 2, फिर ये आगे आगे जाओ तो यहाँ पे है सिर्फ 3, ठीक है। 70 वाला है अपने पास 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 72 वाला कितना है, 1 ही है, ठीक है, यहाँ पे 1 ही है। 74 वाले कितने होंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, 72 वाले 4 है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 जो है ना, ये 72 वाले को हटा के यहाँ पे भी 74 केजी लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। 72 वाले को हटा के यहाँ पे भी 74 केजी लिख लेते हैं, सिर्फ हमारे क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं 74 केजी। तो इसमें कितने हैं, 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 को इधर ऐसे नहीं लिखते, 5 को ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 को कट कर देते हैं, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3 और ये 5, ये आने चाहिए पूरे 15, आ रहे क्या 4 2 6, यहाँ पे 7 3 10 और ये 5 15, ये आ गए 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे काउंट करते हैं टैली मार्क्स के द्वारा, ठीक है। जब ऐसे कोई भी आ जाता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे काम आता है, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब तो जो भी मैटर है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बॉय गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू जेंडर, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इन्होंने काउंट कर लिया है 16 और 14, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखिए काउंट कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे टैली मार्क्स के द्वारा काउंट किया गया है, ठीक है। 0 प्रिंटिंग मिस्टेक कितने में थे, 5 में, 1 प्रिंटिंग मिस्टेक कितने में थे, 5 में, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे काउंट किया गया है, ठीक है, टैली मार्क्स के द्वारा, ओके। अब यहाँ पे कई बार जैसे क्या हो जाता है, अब यहाँ पे ग्रुपिंग करना पड़ता है, कई बार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपन ग्रुपिंग्स में करते हैं कि इस ग्रुप के बीच में कितने वेट्स वाले हैं, इस ग्रुप के बीच में कितने वेट्स वाले हैं, ठीक है। वैसा कई बार अपने को ग्रुपिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम वो वाला देखते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ग्रुपिंग वाला। तो हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 70 73 ये सारे इतने सारे वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर वहाँ पे 13 जो दिया हुआ है अपने को, ये जो पार्ट है अपने पास यहाँ पे वेट्स इन द केजीज ऑफ 36 BPI स्टूडेंट्स और 7 GPS, एग्जाम्पल नंबर 13.1.6, यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर ये 13.1.6, ठीक है, ICI स्टडी मटेरियल, ओके, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू है वो निकालेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जो इसमें जो दिया हुआ है वो निकालते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखिए 1 2, ये पहले सबसे पहले 49 दिख रहा है अपने को मिनिमम वैल्यू, 49 से कोई कम है क्या, 47 आ गया, अब 47 मिनिमम वैल्यू है। अब उससे नीचे उससे भी कोई कम है क्या, 45 आ गया, 45 को मान लेते हैं, ठीक है। और उससे भी कुछ कम है क्या, उससे भी कम है 44, 44 से कुछ कम है क्या, नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे 44 से कुछ कम नहीं है, तो अब यहाँ पे 44 को मान लिया हमने मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 70 दिख रहा है, 70 से बड़ा 73 दिख रहा है। 73 से कुछ बड़ा है क्या? यहाँ पे आगे आगे जाएंगे यहाँ पे गए यहाँ पे 73 ही दिख रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ पे 73 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है 73। अब हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा यहाँ पे 73 माइनस 44, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 29 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे और एक चीज बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स टेकिंग क्लास लेंथ एज 5। यहाँ पे क्लास लेंथ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्लास लेंथ का मतलब क्या हुआ? क्लास लेंथ का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्लास लेंथ का मतलब क्या होता है कि हमको कितना कितने की ग्रुपिंग्स करनी है। ठीक है, हमको यहाँ पे कितने कितने की ग्रुपिंग्स करनी है। हमको यहाँ पे जैसे ग्रुपिंग्स करना है, यहाँ पे हम आगे जाते हैं, हमको यहाँ पे कितने कितने की ग्रुपिंग्स करनी है। तो यहाँ पे अगर क्लास लेंथ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? ये 44 से हम लेंगे यहाँ पे 48 तक के। ठीक है, 44, 45, 46, 47, 48। ओके, इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये अपना आ गया क्लास लेंथ। फिर आएगा नेक्स्ट 49 से आ जाएगा 53। ठीक है, फिर आ जाएगा 54 से अपने पास 58। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा अपने पास 59 से आ जाएगा 63, फिर आ जाएगा 63 से अपने पास आ जाएगा 67 तक के। ओके, इस तरीके से हमारे क्लास लेंथ बन सकते हैं। अब यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कितना अपने पास आया था? 29 का डिफरेंस आया था। तो यहाँ पे सिर्फ 6 बनने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 6 से ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये आना चाहिए 64 से 68। ओके, अब यहाँ पे 69 से लेंगे हम 73 तक। ठीक है, ओके, 69, 70, 71, 72, 73। ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ है क्या? एक बार देख लेते हैं। 54 से 59 से 63, 64 से 68 और 69 से 73। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कितने लेंथ बन सकते थे, कितने क्लास इंटरवल बन सकते थे? ये जो अपने जो बीच में जो ये जो बन रहे हैं, ये देखिए, ये अपना क्लास लेंथ है, लेकिन जो ये जो चीज है, ठीक है, ये है, ये अपने पास है, इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आगे देखें तो अपने पास कितने क्लास इंटरवल बन सकते थे? 29/5। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 6 बन सकते थे, एकदम बराबर नहीं, लेकिन अप्रॉक्स 6 बन सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लगभग वही बना है। लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे उतना ही बना है अपने पास, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे टैली मार्क्स के द्वारा हम यहाँ पे चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैली मार्क्स के द्वारा हम यहाँ पे कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे टैली मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है, आप लोग एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये और ये, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे लिमिट्स दिख रही हैं, सामने का, ये पीछे का। ठीक है, सामने का वैल्यू, एक पीछे का वैल्यू। जैसे हमने आगे यहाँ पे देखा, ये अपने को 44 से 48 ये हमको दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है, तो ये क्या होगा? इसको बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, इसको बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट, और इसको बोला जाता है अपर क्लास लिमिट। ठीक है, इसको बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट और इसको बोला जाता है अपर क्लास लिमिट। तो ये जो अपने को जो ये जो दोनों जो फिगर आ रहे हैं, ये क्या हो गए? ये अपने पास क्लास लिमिट है। ठीक है, ये अपने पास आ गया, ये क्लास लिमिट है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का ही अपने को एक
यहाँ से यहाँ तक का ही अपने को एक फ्रीक्वेंसी चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स का वेट इस ग्रुप में, इस इंटरवल में लैंड करता है। तो एक लिमिट बनाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और एंडिंग कहाँ से करेंगे। तो ये है अपना लोअर क्लास लिमिट और ये है अपना अपर क्लास लिमिट। ठीक है, एक सीमा बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या कहीं से भी कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही दिया है, द क्लासेस में बी डिवाइडेड एज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल में कंटेन। ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल में कंटेन। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आता है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या है? क्लास बाउंड्रीज में भी डिफाइंड एज द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। ठीक है, एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल मतलब क्या समझे? यहाँ पे मतलब आप क्या समझे? यहाँ पे एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो क्या है गैप हो जा रहा है, ये 44 और ये 48। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जा रहा है 49। अगर मैं इसको ऐसा ले लेता, सपोज मैं यहाँ पे इसको 44 से 49 ले लेता, फिर यहाँ पे मैं इसको ले लेता 49 से यहाँ पे 54, फिर यहाँ पे मैं ले लेता 54 से यहाँ पे 59। अगर मैं इस तरीके से अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी 49, यहाँ पे भी 49। ठीक है, सो ये क्या है, ये जो 49 है ये अपना है यहाँ पे ये क्लास बाउंड्री है। ओके, ये अपना क्या आ गया? क्लास बाउंड्री आ गया। ठीक है, ओके, ये अपना आ गया क्लास बाउंड्री। ओके, अब अगर मैं 49 को अगर इसमें लिया हूं और इसमें भी लिया हूं तो मैं 49 का कहाँ पे लूंगा? ठीक है, अगर मैं 49 kg वाले को मैं कहाँ पे लूंगा? मैं लूंगा 49 kg वाले को यहाँ पे। ठीक है, हमेशा इस तरफ ही लेंगे। अगर ऐसा है तो हमेशा ये जो लेफ्ट साइड वाला है वहां पे लिया जाएगा। ठीक है, तो 49 वाले को लिया जाएगा इस तरफ। ओके, इधर नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे 48.9999 तक फिगर आ सकते हैं, यहाँ पे 48.9999 kgs तक आ सकता है, लेकिन 49 वाला नहीं आएगा, 49 वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैटर भी वैसे लिखा हुआ है, फॉर ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन दैट एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट्स लाइक 10, 20, 20, 30। तो ये ओवरलैपिंग था। ठीक है, यहाँ पे 44, 49, फिर उसके बाद 49, 53 इस तरीके से बनाया हमने। ठीक है, द क्लास बाउंड्रीज कोइंसाइड विद द क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्री कोइंसाइड विद द क्लास लिमिट। तो ये देखिए, ये क्लास लिमिट था, ये अपना क्लास बाउंड्री कोइंसाइड विद द क्लास लिमिट, ये चीज आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है, दिस इज यूजुअली डन फॉर अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। However, for non-overlapping or mutually inclusive classification that includes both class limits like 0, 9, 10 to 9, which is mutually exclusive for discrete variables, अगर ऐसा टाइप से जैसे क्वेश्चन आया, जैसे हमारा यहाँ पे आ गया 44, 48, ठीक है, तो वहां पे अपने को फिर क्लास लिमिट, फिर यहाँ पे फिर अपने को क्लास बाउंड्री फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्लास बाउंड्री निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अपन क्लास बाउंड्री किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अपने को क्लास बाउंड्री निकालने का। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे अपन क्लास बाउंड्री किस तरीके से निकाल सकते हैं देख सकते हैं। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो भी क्लास लिमिट है, यहाँ पे आगे जाएंगे, जैसे ये पीछे आते हैं 49, 48, क्या डिफरेंस है? 1 का। ठीक है, यहाँ पे अपने पास है डिफरेंस है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, 49 और 48 के बीच का, जैसे यहाँ पे है अपने पास था, ऐसा दिया, ऐसा बनाए थे हम 48, 44, 48, फिर दूसरा बनाए थे हम 49 और ये 53। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? 1 था। ठीक है, सो अगर मेरे को अगर क्लास बाउंड्री बनाना तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगा? मेरा लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगा 44, यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगा मेरा 44 माइनस यहाँ पे ये 49 माइनस 48 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे 0.5, तो मेरा लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगा 43.5।
यानी अपर क्लास बाउंड्री के लिए 44 प्लस करेंगे वही चीज 49 प्लस 48 अपॉन 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये 44 नहीं सॉरी यहाँ पे है 48 है ना, अपर क्लास लिमिट को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 48.5। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ गया मेरा 43.5 और अपर क्लास बाउंड्री क्या आ गया मेरा 48.5। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में भी यहाँ पे वही दिया हुआ, देखिए लोअर क्लास बाउंड्री फॉर द इंटरवल 43.5 और यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री लिया हुआ है यहाँ पे है 48.5। ओके, यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री दिया हुआ है 48.5। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मिड पॉइंट वाला। ठीक है, यहाँ पे आता है मिड पॉइंट या फिर मिडिल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये मिडिल वैल्यू वाला अपने को कहाँ काम आएगा, वो आगे अपन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तब अपने को पता चलेगा मिडिल वैल्यू वाला कहाँ काम आता है। ठीक है, सो अब हम जैसे यहाँ पे मिडिल वैल्यू निकालना है, तो मिडिल वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है। ठीक है, सिंपल तरीका है, अपन जैसे नॉर्मल जैसे एवरेज लेते हैं, जैसे ये 44 से 48 तक गया तो यहाँ पे इसका मिडिल वैल्यू क्या होगा 44 प्लस 48 अपॉन 2। ये इस तरीके से हम इसका मिडिल वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं 44 प्लस 48 अपॉन 2, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 46 आ गया इसका मिडिल वैल्यू। ओके, ठीक है, वैसे ही दूसरा जो होगा 49 और ये 53 के बीच का, तो यहाँ पे 49 प्लस 53 अपॉन 2, तो इन दोनों के बीच का मिडिल वैल्यू आना चाहिए 51। ओके, सो ये इस तरीके का हम यहाँ पे मिडिल वैल्यू आता है मिड पॉइंट, जो हमको आगे क्वेश्चंस में जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहाँ पे अपने को काम आ सकता है। ठीक है, काफी काम आएगा भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे width of a class interval may be defined as the difference between the upper class boundary and the lower class boundary। अब वो width का मतलब क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे ये देखा था, ये जो गैप जो देखा था हमने। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक ही गैप देख रहे हैं, यहाँ पे 44 और 48, यहाँ पे हम ये 44 और 48 दोनों के इंक्लूड कर रहे हैं, तो इन दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पे कितना टर्म्स आ गए, यहाँ पे आ गए 5 आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कितने आ गए थे वेट्स, यहाँ पे 5 के वेट्स आ गए थे। ठीक है, सो वो जो गैप जो है उसको बोला जाता है, यहाँ पे वो गैप को जो बोला जा रहा है यहाँ पे क्लास विड्थ। ठीक है, सो क्लास विड्थ कैसे आएगा, क्लास विड्थ का मतलब है यहाँ पे हमने क्या किया, अपर क्लास और लोअर क्लास बाउंड्री निकाला था, तो लोअर क्लास बाउंड्री कितना आया था 43.5 और अपर क्लास बाउंड्री क्या आया था अपने पास 48.5। तो अगर अपने को क्लास विड्थ निकालना है तो ये क्या आ जाएगा 48.5 माइनस 43.5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5। ओके, ये अपना है क्लास विड्थ। ठीक है, कितने कितने का हम इंटरवल्स रख रहे हैं, कितने कितने का गैप रख रहे हैं, तो वही है हमारे यहाँ पे क्लास विड्थ। ठीक है, ये वही चीज है हमारे पास क्लास विड्थ। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे आके देख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे जैसे वेट्स हमने जो देख रहे थे, ठीक है, अब हम वहाँ पे ये लोअर क्लास और अपर क्लास बाउंड्री हम वहाँ पे क्यों निकाले, ये यहाँ पे अपने को काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 43.5 है, हम वहाँ पे वेट्स कहाँ तक जा रहे थे, वहाँ पे हम जा रहे थे 44 से 73 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा था 43.5, फिर हम क्लास इंटरवल 48.5, फिर यहाँ पे आएगा 53.5, फिर आएगा 58.5, फिर यहाँ पे आएगा 63.5, 68.5, फिर यहाँ पे आता है 73.5, यहीं तक ही था। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास कितने कितने फ्रीक्वेंसी थे, कितने कितने लोग थे। ठीक है, 43.5 से 48.5 तक कितने लोग थे अपने को वो पता है इन दोनों के बीच का, फिर उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी अपने को यहाँ पे कितना दिया हुआ था, यहाँ पे अपने को फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 5, 7, 9 और 8, यहाँ पे लिख लेते हैं।
हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ खाली इन दोनों के बीच का गैप का ले रहे हैं, ठीक है, हम खाली इन दोनों के बीच का गैप का ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा टाइप से ले रहे हैं। तो यहाँ पे 3 4, यहाँ पे क्या था 3 4 5 7 9 और 8, यहाँ पे है 3 4, फिर ये 5, फिर ये 7, फिर ये 9 और ये 8, ठीक है। यहाँ पे 73.5 को नहीं लेंगे, ओके, इन दोनों के बीच का गैप का। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है, मोर देन और एक लेस देन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पे ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ये मोर देन और ये लेस देन, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अब मोर देन 43.5 वाले कितने हैं, मोर देन 43.5 वाले कितने हैं, ये सारे हैं, ठीक है, ये सारे 43.5 से ज़्यादा है, ठीक है। सो ये सारों को ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, ठीक है। मोर देन 48.5 वाले कितने हैं, तो ये 36 माइनस ये 3 हटेगा, ठीक है, यहाँ पे ये 3 हटेगा तो अपने पास बचेंगे 33, ठीक है। फिर यहाँ पे मोर देन 53.5 वाले कितने हैं, तो यहाँ पे ये 4 को भी हटा देंगे, 33 में से ये 4 हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 29। मोर देन 58.5 वाले, तो 29 में से 5 हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 24। मोर देन 63.5 वाले हटा देंगे, सो यहाँ पे 24 माइनस 7, यहाँ पे कितने बचेंगे 17, और यहाँ पे अपने पास आने चाहिए बराबर 8। अगर यहाँ पे अगर अपने पास अगर 8 नहीं आ रहा है, यही वाला फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन देख लेते हैं, लेस देन 43.5 वाले 0, ठीक है, 43.5 से ऊपर वाले यहाँ पे 3, ठीक है, 48.5 से सॉरी यहाँ पे 43.5 से नीचे वाले, फिर 48.5 से कम वाले 3, 53.5 से कम वाले 4 + 3 7, ठीक है, 58.5 से कम वाले 5 + 4 + 3, ठीक है, 7 + 5 यहाँ पे 12, ओके। फिर यहाँ पे 58.5 से कम वाले, यहाँ पे 58.5 वाले या उससे कम वाले, ठीक है, तो ये यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 7 + 5 + 4 + 3, इस तरीके से, सॉरी 5 + 4 + 3, ये हमने निकाल लिया, ओके। यहाँ पे लेस देन वाला देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे हम निकाल लिए 58.5 से यहाँ पे जो कम वाले थे उसको ले लिया, 63.5 से कम वाले 7 + 5 12 + 4 16 + 3 19, ओके, यहाँ पे आ जाएंगे 19। फिर यहाँ पे 68.5 से कम वाले, तो 19 + 9 यहाँ पे आ जाएगा 28। अब यहाँ पे 73.5 भी है अपने पास एक लिमिट, ठीक है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 अपने पास। 73.5 से कम वाले, अब ये 28 + 8 यहाँ पे 36, अगर यहाँ पे अगर ये लास्ट में अगर 36 नहीं आ रहा है तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है, ओके, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है हमारे पास कि यहाँ पे इससे बढ़ के इससे ऊपर कितने कितने लोग हैं, ओके। ये आप लोग समझ में आ गया होगा, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में भी वैसा ही है, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द करस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। The frequency densities for the first two class intervals of the frequency distribution of weight of students are 3/5 and 4/5 respectively. तो यहाँ पे ये frequency डेंसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यहाँ पे देखिए 5-5 का जो गैप है, ओके, 5-5 का गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले में कितने थे, 3 स्टूडेंट, सो 3/5 यहाँ पे, ओके। सो उस तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाला गया है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है, पहला है हिस्टोग्राम, ओके।
हिस्टोग्राम सबसे ज़्यादा कॉमनली ज़्यादा यूज़ किया जाता है हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम सबसे कॉमनली यूज़ किया गया है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम क्या होता है, जैसे हमने वहां पे देखा चार्ट्स दिखे थे, यहाँ पे क्लास इंटरवल थे, यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन में इस तरीके का क्लास लेंथ लिखा था 44, 48, 49, 53। लेकिन जब हम हिस्टोग्राम जब बनाने जाते हैं तो अब ऐसा नहीं हो सकता, हमको उसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमको क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये कन्वर्ट करेंगे क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्री, ये हम करेंगे, ठीक है, तभी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने वहां पे कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया था 43.5 से 48.5, दूसरा आएगा 48.5 से यहाँ पे 53.5, ठीक है। फिर तीसरा आएगा यहाँ पे 53.5 से यहाँ पे 58.5, चौथा आएगा यहाँ पे 58.5 से यहाँ पे 63.5। अभी खाली इतना ही लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ओके। ये आ गया अपने पास वेट्स, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं। अभी कुछ अपन एक्चुअल फिगर नहीं ले रहे हैं, अपन कुछ अंदाजा ले रहे हैं, ठीक है। 5, 6, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 10, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे हिस्टोग्राम चार्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे 10, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ पे 40, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे 50, यहाँ पे ले लेते हैं 60, ओके, ठीक है। और भी ऊपर है और यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहीं पे कहीं पे डाल देंगे, ठीक है उसको। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बनाएंगे चार्ट, ठीक है। 43 से 48.5 का गैप में यहाँ पे गैप है अपने पास। यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पे आ जाएगा वेट, तो 43.5, यहाँ पे आ जाएगा 48.5 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ले लेते हैं 53.5, यहाँ पे 58.5 और यहाँ पे आ जाएगा 63.5, ठीक है। इस तरीके का हमने ले लिया। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे इतना तो नहीं आएगा, मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 43.5 से 48.5 तक 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कहीं बीच में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा बीच में आएगा। तो ये तो आप लोग सोच रहे होंगे ये बार डायग्राम ही है, ठीक है, पर ये बार डायग्राम नहीं है, बार डायग्राम जैसा है, ओके। अब यहाँ पे जो ये 6 है तो ये क्या है, ये 48.5 से है और ये 53.5 तक, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये साथ में ही रहेगा, ओके। बार डायग्राम क्या है, अलग 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 हो जाते थे, ठीक है, यहाँ पे ये साथ में ही रहेगा, ओके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो 8 है, ठीक है। सो अब ये इसी के साथ ही जाएगा यहाँ पे 8 तक, ओके, ठीक है, इसी के साथ ही जाएगा यहाँ पे 8 तक, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन आड़ा तिरछा बन रहा है, चला लीजिएगा, ओके। फिर यहाँ पे आएगा यहाँ पे 10, सो यहाँ पे ये इसी के साथ जाएगा यहाँ पे 10 तक, ठीक है। सो ये अपना बन रहा है, इस तरीके से अपना बन रहा है हिस्टोग्राम, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है हमारे पास, देखिए ये है अपना हिस्टोग्राम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ओके। ये आप देख पा रहे हैं हिस्टोग्राम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, तो वो अपना क्लास इंटरवल था 43.5 से 48.5, फिर 48.5 से 53.5। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये अपना इस तरीके से यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बन गया, ओके, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ हिस्टोग्राम बनेगा। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। देखो
In order to draw histogram, class inter-class limits are first converted to the corresponding class boundaries and a series of adjacent rectangle one against each class interval is made. देखो इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो अब जैसे यहाँ पे ये सबसे बड़ा फिगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो जहाँ पे ये सबसे बड़ा यहाँ पे फिगर आता है वहां से हम निकाल सकते हैं मोड, ओके। ये मोड निकालने का काम आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे मोड होता क्या है, ठीक है। अभी आप लोग ये समझ जाइए कि हिस्टोग्राम ये अपना मोड निकालने के काम आता है, ओके। हिस्टोग्राम हमारा यहाँ पे मोड निकालने के काम आता है, ओके। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे आ रहा है अपने पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हम यहाँ पे हमने मिड पॉइंट्स निकाला था, ठीक है, हम वहाँ पे निकाल रहे थे मिडिल वैल्यू। यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, हमने वहाँ पे निकाला था मिडिल वैल्यू, ठीक है, हमने वहाँ पे निकाला था मिडिल वैल्यू। तो अब ये मिडिल वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये मिडिल वैल्यू अपने पास क्या आ रहा था, एक आ रहा था 46, दूसरा आ रहा था 51, तो ये तीसरा अपना आएगा यहाँ पे 51 के आगे अपन ये 5 जोड़ देंगे तो 56, चौथा आएगा अपने पास 61, पांचवा आएगा अपने पास 66, ठीक है। अब जो 44 से जो 48 के जो बीच में जितने लोग थे, ठीक है, वो लोग का यहाँ पे हम ले लेते हैं फिगर, यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज ये 5 थे, यहाँ पे जो 49 से जो 53 के बीच में थे, सपोज यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 53 से यहाँ पे थे ये 54 से जो 58 के वाले थे, वो अपने पास कितने हो सकते हैं, वो अपने पास मान लेते हैं यहाँ पे 8 थे, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये 59 से 63 वाले थे अपने पास 4, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे 64 से लेके 68 तक वाले थे अपने पास यहाँ पे 9, ओके। इस तरीके से अपने पास यहाँ पे थे। तो अगर ऐसा अगर आएगा तो अपने को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक हिसाब से लाइन चार्ट के जैसा ही रहता है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू 46, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है 51, फिर यहाँ पे 56, फिर यहाँ पे 61, यहाँ पे आएगा 66, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 2, 4, फिर यहाँ पे 6, फिर ये 8 और यहाँ पे 10, ओके। तो यहाँ पे 46 में कितने थे अपने पास 5, तो 5 को प्लॉट करेंगे, 5 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ओके। ये 5 को प्लॉट किया, ठीक है। अब उसके बाद कितने हैं अपने पास, उसके बाद है अपने पास 6, तो यहाँ पे 6 को प्लॉट किया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास कितने हैं 8, तो यहाँ पे अपने 8 को प्लॉट किया, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास कितने हैं 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 को प्लॉट कर दिया ये इस जगह में, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास कितने हैं 9, ठीक है, सो 9 को यहाँ पे कहीं प्लॉट कर दिया, ओके, ठीक है। सो अब हम इस तरीके से बनाएंगे, तो ये देखिए ये 1, ये 2, फिर यहाँ पे ये 3, फिर यहाँ पे ये 4, ओके, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओके, ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो वो जो इंटरवल्स है वहां से अपने को मिड वैल्यू निकालना जरूरी है, ठीक है। ये चीज से समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो उनको वहां से मिड वैल्यू निकालना जरूरी है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज मेंट फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ठीक है, जैसे हमने बनाया था। However, we also apply it for group frequency distribution provided the width of the class intervals remains the same. Width वो जो गैप जो है वो सेम होना चाहिए, तब हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है provided that the width of the class intervals remains the same, ओके, ठीक है। The frequency polygon ये दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे उनका अलग था क्वांटिटी और हमारा क्वांटिटी अलग है, इसलिए यहाँ पे अलग तरीके से बन रहा है, ठीक है, डायग्राम, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे जो थर्ड है अपने पास ओगिव, ठीक है, ओगिव्स जो दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड फिगर।
यहाँ पे थर्ड फिगर अपने को दिया हुआ है ओगियूस, ठीक है। ये अभी हमने एक निकाला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे निकाला था एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाया था, ये वाला, ठीक है। जो ये वाला जो टेबल बनाया था, ये वाला टेबल से हम बना सकते हैं ओगियूस, ठीक है। ओगियूस कैसा रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल रहता है, या तो एकदम ऊपर ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ठीक है। तो अब ये मोर देन और लेस देन वाला ओगियूस बनाते हैं। इसी में का मैक्सिमम कितने थे, 36 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो पुराना वाला जो लिए थे, ठीक है। तो अब हम मोर देन वाला का बनाते हैं, ठीक है। मोर देन वाले का ओगियूस बनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया अपने पास, ओके। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे भी अपने को वो लेना पड़ेगा मिड वैल्यू, ठीक है। ये जो क्लास बाउंड्री जो हमने लिया था, वो जो क्लास बाउंड्री जो लिया था हमने 43.5, फिर यहाँ पे आ गया 48.5, फिर यहाँ पे आएगा 53.5 और यहाँ पे आ जाएगा 58.5। अभी इतने का ही बनाते हैं, ठीक है। बस अपने को यहाँ समझने के लिए चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या थे अपने पास, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे 20, फिर उसके बाद कम ही कमाते जाएगा, ठीक है। मोर देन में यहाँ पे कम ही कमाते जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5, 10, यहाँ पे 15 और ये 20, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 43.5 से यहाँ पे ज़्यादा वाले कितने थे, 20 स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। 48.5 से ज़्यादा वाले थे यहाँ पे अपने पास 14 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, ठीक है। 53.5 से ज़्यादा वाले थे अपने पास 11 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 58.5 से ज़्यादा वाले थे ऐसे 80 स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके का ओगियू बनेगा, ओके। ये ओगियू इस तरीके का रहेगा, ठीक है। या तो अगर अपन लेस देन करें, तो अगर ये लेस देन वाला अगर अपन करें, ठीक है, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 43.5, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 48.5, यहाँ पे आ जाएगा 53.5 और यहाँ पे आ जाएगा 58.5। फिर से यहाँ पे 5, 10, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। सो अब यहाँ पे लेस देन, तो लेस देन 43.5 0, लेस देन 48.5 सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अपने पास है 10 है, यहाँ पे अपने पास है कुछ भी वैल्यू। तो ये इस तरीके का जाएगा, ओके। ऐसे ही ऐसे ऐसे ऊपर 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 जाएगा, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ओगियूस किस में बनता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन रेस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री वी गेट ओगियूस। तो हमने क्या क्लास बाउंड्रीज लिया था, देखिए यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लिया था और उस हिसाब से यहाँ पे ओगियूस बनाया गया है। ऊपर वाला मोर देन वाला ये नीचे और ये लेस देन वाला ऊपर। तो यहाँ से हम ये जो करेंगे, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन, ठीक है। ओगियूस से अपन निकालते हैं मीडियन, निकालते हैं मीडियन, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। मीडियन हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ओगियूस से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं ओगियूस आर यूज्ड टू कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। ओगियूस आर यूज्ड टू कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। इससे हम मीडियन निकाल सकते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ है, ठीक है। एक कर्व बनता है फ्रीक्वेंसी कर्व, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जैसे भी हाइट वेट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस हिसाब से कर्व बनता है, ठीक है। एक बनता है बेल शेप्ड कर्व, एक यू शेप्ड, एक जे शेप्ड, एक मिक्स्ड कर्व, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड बेल शेप्ड कर्व, usually belong to the category. On a bell-shaped curve, the frequency starting from a rather low value gradually reaches the maximum somewhere near the central part and then gradually decreases it. तो ये सिर्फ खाली बस एक तरीके का बस शेप है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बेल शेप्ड कर्व देखें तो ये तो आप लोग समझ जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, ये एक नॉर्मल तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके का एक बेल बन जाता है। एक जगह आता है जहाँ पे, यहाँ पे देखिए लो फ्रीक्वेंसी से ऊपर ऊपर जाता जाएगा, एक जगह टॉप में टच करेगा, फिर वो नीचे आएगा, ठीक है।
ये इस तरीके का बेल शेप्ड कर्व बनता है। ये अपना आगे आगे जैसे भी अपन आप लोग जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो जैसे ये दिख रहा है बेल शेप्ड कर्व, ये आपको दिख रहा है यू शेप्ड कर्व, देख पा रहे हैं आप लोग ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहेंगे ये जे शेप्ड कर्व, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे ये मिक्स्ड कर्व, ठीक है। यहाँ पे बेल शेप्ड भी बन रहा है, ये यू शेप्ड भी बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जे शेप्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के कर्व से जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मैटर्स, ये किस जगह कहाँ पे क्या काम आता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का कई बार कर्व बन जाता है हमारे पास, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी आता है। तो यहाँ पे एक अपने पास बनेगा, एक होगा यू शेप्ड कर्व, ठीक है। एक अपने पास बनेगा ये यू शेप्ड कर्व, ठीक है, ओके। एक अपने पास बनता है यहाँ पे जे शेप्ड कर्व, ठीक है। यहाँ पे अपने पास बनेगा ये जे शेप्ड कर्व, ऐसा टाइप से जे रहेगा, ठीक है, ऐसा जे टाइप से बनेगा। फिर उसके बाद आ जाता है सबको मिला के मिक्स्ड कर्व बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसा ऐसा कुछ भी ऐसा ऐसा, ठीक है। ये अपना एक प्रकार से मिक्स्ड कर्व एक हिसाब से बन गया, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार के कर्व होते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पे आज हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे खत्म कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका जो भी एक्सरसाइज ए है हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। काफ़ी टाइम लेके और अच्छे से मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश की है सारे कॉन्सेप्ट्स को, ओके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।